हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आज के वीडियो में भवानी प्रसाद मिश्र जी की एक कविता है चकित है दुख, जो कि बीए हिंदी ऑनर्स के 5th सेमेस्टर के सिलेबस में लगी हुई है। और अगर किसी और के सिलेबस में भी ये कविता संकलित है तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के वीडियो में इस कविता की व्याख्या मैं करूँगी और ये व्याख्या बहुत ही बेहतर ढंग से की जाएगी ताकि आपसे इस कविता से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछा जाए, सप्रसंग व्याख्या का प्रश्न पूछा जाए या फिर भावार्थ पूछा जाए या फिर इसकी मूल संवेदना पूछी जाए, हर स्तर पर आप उत्तर लिखने में, और वो भी बहुत ही बेहतर उत्तर लिखने में, जिसमें आपको वाक्यों से अधिक अंक प्राप्त अवश्य होंगे, आप सक्षम हो जाएंगे। तो चलिए इस कविता को शुरू कर लेते हैं। इस कविता को शुरू करने से पहले जान लेते हैं कि ये कविता किस काव्य संकलन से संकलित है, क्योंकि जब आप सप्रसंग व्याख्या करते हैं तो उसमें आपको बताना चाहिए कि ये कविता जो है, हालांकि आप लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश या फिर प्रस्तुत पद्यावरण भवानी प्रसाद मिश्र जी की कविता चकित है दुख से संकलित है, लेकिन अगर आप काव्य संकलन भी लिख देंगे कि ये चकित है दुख कविता किस काव्य संकलन से संकलित है, तो बहुत ही बेहतर हो जाता है और आपका उत्तर वाक्यों से अलग हो जाता है और आप अधिक अंक पाने के दावेदार भी बन जाते हैं। तो ये जान लीजिए, ये जो कविता है चकित है दुख, ये इसी काव्य संग्रह से, यानी इस काव्य संग्रह का नाम भी चकित है दुख ही है, जिस काव्य संग्रह से ये कविता संकलित है। इसका प्रकाशन भी मैं आपको बता दूं, सन 1968 में, यानी कि 1968 में इसका प्रकाशन हुआ था, यानी ये काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ था जिससे ये प्रस्तुत कविता संकलित है। और इस काव्य संग्रह में एक तथ्य आपको और पता होना चाहिए, और अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर जान लेंगे तो बेहतर होगा। 65 कविताएं, यानी कि 65 कविताएं इस काव्य संग्रह में संकलित हैं। अब चलिए इसकी व्याख्या करते हैं, इसका पाठ करते हुए। भवानी प्रसाद मिश्र जी लिखते हैं, गीत गान में संचित मेरे पास तुम्हारा हास। तो यहाँ से आपको पता चल गया होगा कि कहीं ना कहीं ये जो कविता है, इन्होंने अपनी प्रेयसी को समर्पित करते हुए लिखी है, उन्हीं को याद कर रहे हैं, ये उन्हीं की स्मृति में डूबे हुए हैं कि गीत गान में जो कविताएं मैंने लिखी हैं, जो कविताएं गीत मैंने लिखे हैं, उनमें तुम्हारा हास यानी तुम्हारी हंसी संचित है, और तुम्हारे वचन, तुम्हारी दृष्टि, तुम्हारी सृष्टि, तुम्हारा स्नेह, सब कुछ उन गीतों में मेरे द्वारा जो लिखे गए हैं वो उनमें संचित हो रखे हैं। उन्हीं के आधार पर मैं जीता हूँ और विकल भी होता रहता हूँ। कहीं ना कहीं तुम्हारी जो स्मृतियाँ हैं वही मेरे जीने का आधार हैं। आगे लिखा है, हाय रे हाय छंद में परम उपाय, यानी अभी जब तुम मुझसे दूर हो, कवि की प्रेयसी कवि से दूर है, कवि की प्रियतमा कवि के पास नहीं है, तो उसको कवि याद कर रहे हैं। उसकी स्मृति ही निरंतर कवि के जीने का उपाय बनी हुई है, और उसकी स्मृति में जो लेखक ने शब्दों को छंदबद्ध कर दिया है, यानी कि कविता में बांध दिया है, कविता में पिरो दिया है, वही कवि के जीने का उपाय हैं, कवि के जीने का आधार बन गए हैं। आगे बढ़ूं तो अगला पैराग्राफ है, शब्द की ध्वनि स्वर का उल्लास, अर्थ का गौरव, पद लालित्य अमर साहित्य किसके लिए। यानी कि ये जो तथ्य हैं, जैसे कि शब्द, ध्वनि, पद लालित्य आदि जो हैं अमर साहित्य बनाते हैं, यानी किसी भी साहित्य को अमर तभी बनाया जा सकता है जब इन सभी तत्वों का बहुत ही बेहतर ढंग से प्रयोग किया जा सके। तो भवानी प्रसाद मिश्र जी इसका भी कहीं ना कहीं मतलब इतने समर्पित भाव से ये कविता कहते हैं, ये कविता लिख रहे हैं कि अपनी प्रेयसी को ये कविता भी संबोधित है, और कहीं ना कहीं जो साहित्य है आज भी पाठकों के हृदय में जिंदा है, अमर बन गया है उनका साहित्य, उसका भी श्रेय कहीं ना कहीं अपनी प्रियतमा, अपनी ही प्रेयसी को ही दे रहे हैं। अमर साहित्य किसके लिए, इसीलिए लिखा है कि तुम मुझसे दूर हो गई हो तो मेरे लिए साहित्य रचकर भी, मतलब विकल इसीलिए तो हो रहे हैं कि उनकी प्रेयसी उनके पास नहीं है। वो जब पास थी तो कहीं ना कहीं वो निरंतर नए काव्य सृजन की प्रेरणा मिलती रहती थी उन्हें। आगे लिखा है, हमारे किए हुआ यह शोक और आलोक और विस्तृत, यानी कि जो ये काव्य सृजन है या फिर तुम्हारी स्मृतियां हैं जिनके चलते मैंने ये काव्य सृजन किया है, ये गीत लिखे हैं, कहीं ना कहीं ये आलोक के भी कारण बने हैं और शोक के भी कारण बने हैं। यानी जब मैं ये गीत लिखता हूँ और तुम्हारे आज अभाव में भी मैं इन गीतों के चलते ही, गीतों के सहारे ही, गीतों के आधार पर ही जी रहा हूँ, लेकिन ये कहीं ना कहीं मुझे तुम्हारी याद भी दिलाते हैं, तुम्हारी स्मृति में मैं इनके कारण डूब जाता हूँ। बार बार तुमसे जो तुम्हारे साथ मेरे
क्षण बिताए हुए हैं, उन सुखद पलों को याद दिलाकर कहीं ना कहीं मैं दुख में भी डूब जाता हूँ। तो ये आलोक और शोक दोनों का कारण बने हुए हैं। आगे बढ़ूं तो अगला पैराग्राफ है, अगला और अंतिम पैराग्राफ। चकित है दुख, थकित है हर्ष, गीत के इतने वर्ष हाय कुछ दे न सके, और अब थके थके चांदनी पीते हैं, सवेरे मरते हैं, रात को जीते हैं, हाय रे छंद में परम उपाय। यानी चकित है दुख, दुख भी चकित हो गया है। क्यों? क्योंकि एक तरफ तो कहते हैं कि दुख में व्यक्ति कुछ अच्छा नहीं सोच सकता, लेकिन आज जब कवि दुखी है, अपनी प्रियतमा की स्मृतियों में खोए हुए हैं, लेकिन वो स्मृतियां भी कहीं ना कहीं लेखक को सुख की अनुभूति करा रही हैं, हर्ष की अनुभूति करा रही हैं। इसीलिए कहते हैं कि चकित है दुख, दुख भी चकित हो गया है, दुख भी आश्चर्यचकित हो गया है, आश्चर्य में है। थकित है हर्ष, हर्ष थका हुआ है, यानी प्रसन्न तो है। क्यों? क्योंकि स्मृतियां, वो सुखद स्मृतियां आज भी कवि को कहीं ना कहीं सुख की अनुभूति करा रही हैं, लेकिन वो सुख जो है वो कहीं ना कहीं लेखक को बेचैन कर रहा है, इसीलिए लिखा है थकित है हर्ष। आगे, गीत के इतने वर्ष हाय कुछ दे न सके, यानी इतने वर्षों से मैं काव्य सृजन कर रहा हूँ, लेकिन मुझे क्या प्राप्त हुआ इसका? तुम भी मुझे नहीं प्राप्त हो सकी, आज तुम भी मेरे पास नहीं हो। तो कुल मिलाकर कवि जो है अपनी प्रेयसी की याद में, अपनी प्रेयसी की स्मृतियों में डूबा हुआ है और अकेला महसूस कर रहा है। अंतिम पंक्ति है, हाय रे छंद में परम उपाय, यानी प्रेयसी की इस अनुपस्थिति के दौरान कवि के लिए जो उसने पहले गीत लिखे थे और जो वो प्रेयसी की याद में, क्योंकि उसके लिए प्रेयसी की याद भी एक प्रेरणा बनकर रह रही है, तो वो उस याद में, उस प्रेरणा के तहत आज भी निरंतर गीत लिख पा रहा है। तो यही उसके लिए जीने का एकमात्र साधन बचे हैं। तो इस तरह से आप बहुत ही बेहतर ढंग से इस कविता को एक्सप्लेन करेंगे। अब मैंने आपके लिए कुछ लिखा है, यानी कि कुछ पॉइंट्स तैयार किए हैं इस कविता से संबंधित, ताकि आप कुछ चीज़ें नोट डाउन भी कर लें। हालांकि अभी भी आपने कुछ चीज़ें नोट डाउन की होंगी, आई होप। तो कुछ पॉइंटर्स मैंने तैयार किए हैं कि चकित है दुख भवानी प्रसाद मिश्र जी द्वारा लिखी गई कविताओं का एक संग्रह है, जो कि मैंने आपको बताया भी। उसी संग्रह से ये कविता संकलित है, जो कि सन 1968 में, यानी कि 1968 में प्रकाशित हुआ था, और इसमें 65 यानी कि 65 कविताएं संकलित हैं, जो कि मैंने आपको इस वीडियो की शुरुआत में ही बता दिया था। और इस संग्रह में, यानी जो ये संकलन है, काव्य संकलन चकित है दुख, इसमें कवि जो है यानी कि भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं, इनके अंतर्विरोध, आशावादी दृष्टिकोण, उदासी, निराशा और दास्ता का चित्रण देखने को मिल जाता है। इस संग्रह में कवि ने अपने जीवन के अनुभवों और भावनाओं को व्यक्त किया है। कवि भवानी प्रसाद मिश्र, जिन्हें प्यार से भवानी भाई भी कहा जाता था, ये एक प्रसिद्ध हिंदी कवि थे। इनका पहला कवि संग्रह या फिर कविता संग्रह, इनका पहला कविता संग्रह गीत फरोश अपनी अनूठी शैली और नवीन विचारों के कारण बहुत लोकप्रिय हुआ था। चकित है दुख संग्रह में कवि ने जीवन की जटिलताओं और विरोधाभासों को दर्शाया है। अब ये इसकी विशेषता ही तो बन रही है ना, जो मैं आपको एडिशनल पॉइंट्स बताती हूँ, उनके पीछे यही मेरा उद्देश्य होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स आप इस कविता से संबंधित नोट डाउन कर पाएँ। यह कविता जो है भवानी प्रसाद मिश्र जी की रचना है, जिसमें वे गीत, संगीत और साहित्य की सार्थकता, सीमाएं और अपनी रचनात्मक यात्रा के अनुभवों को भावपूर्वक या फिर भावपूर्ण ढंग से व्यक्त करते हैं। इस कविता में आत्मचिंतन है, विफलता की पीड़ा है और रचना की शक्ति तथा असमर्थता दोनों का द्वंद्व निरंतर झलकता रहता है। मिश्र जी हिंदी के उन कवियों में से हैं जिन्होंने अपने काव्य में जीवन, संवेदना और आत्मचिंतन को बेहद सहज किंतु मार्मिक भाषा में व्यक्त किया है। चकित है दुख कविता में कवि ने रचना जीवन की सफलताओं, सीमाओं और विडंबनाओं को स्वीकार करते हुए कला की शक्ति और असमर्थता दोनों को सामने रखा है। आगे बढ़ूं तो कुछ शीर्षक को भी समझ लीजिए, क्योंकि शीर्षक की सार्थकता पर मैं अक्सर बात करती हूँ, तो यहाँ पर भी ज़रूरी हो जाता है। हालांकि मैंने आपको एक्सप्लेन तो कर ही दिया है। तो यहाँ पर चकित है दुख, जहाँ चकित का अर्थ होता है साधारण सा आश्चर्य की स्थिति, जब अपेक्षित से कुछ अलग घटित हो जाता है, यानी हमने अपेक्षा तो कुछ और की थी लेकिन उससे कुछ विपरीत घटित हो जाता है। तो यहाँ दुख को मानो एक जीवित सत्ता की तरह प्रस्तुत किया है भवानी प्रसाद मिश्र जी ने। ये चीज़ आप नोट डाउन करिए, मानवीकरण कर दिया है, जो कवि के जीवन और गीत यात्रा के अनुभवों से आश्चर्यचकित है। तो इस तरह से आप इसके शीर्षक के प्रतीकात्मक अर्थ को समझ सकते हैं। तो शीर्षक में एक प्रतीकात्मकता है, इस बात को भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। वैसे तो नई कविता में बिंबों और प्रतीकों का बहुत
ज़्यादा प्रयोग देखने को मिलता है। यही एक विशेषता है नई कविता की। तो उस दौरान जितने भी कवि काव्य सृजन कर रहे थे उनके काव्य में भी ये विशेषताएं निरंतर दिखाई देती हैं। भाव विश्लेषण की बात करें तो पहला बिंदु मैंने बनाया है स्मृतियों का संचय इस कविता में दिखाई देता है। क्यों? कवि के पास प्रिय यानी उसकी जो प्रियतमा है, प्रेयसी है, प्रेमिका है, उसकी हंसी, वचन, दृष्टि, स्नेह और सृष्टि का खजाना, ये तो कविता की पहली लाइन ही है, फिर पहला पैराग्राफ ही है। यह संचय यानी जो ये स्मृतियाँ हैं उसके जीने का आधार बनी रही हैं। किसके? कवि के जीने का आधार, पर यह आधार उसे विफल भी करता रहा। इसीलिए तो इस कविता में द्वंद्व है और भावात्मक द्वंद्व के साथ साथ में इसमें विरोधाभास भी छिपा हुआ है। आगे बढ़ूँ तो दूसरा पॉइंट मैंने बनाया है कला की महिमा और सीमाएं इस कविता में दिखाई देती हैं। तो शब्द, स्वर, अर्थ, पद, सौंदर्य सब अमर साहित्य के निर्माण में योगदान देते हैं, जाहिर सी बात है। तीसरा पॉइंट है थकान और असमर्थता। वर्षों तक गीत रचने के पश्चात भी कवि को लगता है कि वे उसे कुछ दे न सके। यह सृजनात्मक थकान और आत्मग्लानि की स्थिति प्रकट करती हैं ये वाली पंक्ति की कुछ दे न सके। आगे बढ़ूँ तो अगला पॉइंट है जीवन का द्वंद्व इस कविता में दिखाई देता है। मैंने बहुत बार ये शब्द प्रयोग कर लिया, अब तो आपको खुद ही पता चल गया होगा कि इस कविता में द्वंद्वात्मकता है। तो चांदनी पीते हैं, सवेरे मरते हैं, रात को जीते हैं, इस पंक्ति में जीवन का द्वंद्व निहित है, इसको आप समझिए। यह रचनाकार का द्वैत जीवन है जहाँ दिन का यथार्थ उसे कुचलता है और रात का स्वप्न वह रचना उसे पुनर्जीवित कर देते हैं। तो ये अर्थ भी आप इस पंक्ति का ले सकते हैं। आगे बढ़ूँ तो अगला है शिल्प विश्लेषण, यानी अभी तक तो इसके भावगत या फिर भाव पक्ष पर बात हो रही थी, अब इसके शिल्प पक्ष या फिर इसकी शिल्पगत विशेषताओं पर भी कुछ परिचर्चा कर लेते हैं, ताकि आप विशेष के लिए पॉइंट्स नोट डाउन कर लें और आप जब कविता को एक्सप्लेन करें या फिर जब इसकी सप्रसंग व्याख्या करें तो आपके पास विशेष में लिखने के लिए कुछ पॉइंट्स हों। तो इसकी भाषा जो है वो सरल है किंतु गहन संवेदनाओं से भरी हुई है। इसके बाद में रूपक भी कुछ आए हैं, जैसे चांदनी पीना, रात को जीना, कल्पना और वास्तविकता का सुंदर संगम इन पंक्तियों में या फिर इन शब्दों के माध्यम से दिखाई देता है। इसके बाद में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी आया है कि हाय रे हाय से भाव प्रबलता और पीड़ा का आवेग पता चलता है। इसके बाद में विरामों का प्रयोग किया गया है, पंक्तियों में ठहराव देकर भावनात्मक असर बढ़ाया गया है। प्रतीकवाद, चांदनी जो है रचना और कल्पना का सौंदर्य इसका प्रतीक है। इसके बाद में सवेरा जो है कठोर यथार्थ जो रचनाकार की कल्पनाओं को तोड़ देता है, इसका प्रतीक है। इसके बाद में रात जो है रचनात्मक ऊर्जा का समय, स्वप्नों की दुनिया। इसके बाद में अंतिम है थके थके, तो रचनात्मक और मानसिक थकावट का संकेत इस शब्द से मिल रहा है। यहाँ पर थके थके शारीरिक थकान नहीं है, यहाँ पर रचनात्मक और मानसिक थकावट की ओर इस शब्द के माध्यम से कवि ने संकेत किया है। आगे है कुछ काव्यगत विशेषताएं, हालांकि मैंने ऑलरेडी आपको कई बता दी हैं, तो इनको आप खुद से पढ़ लीजिएगा, बहुत ही आसानी से आप इनको समझ पाएंगे क्योंकि मैंने एक्सप्लेन भी सबको ही कर दिया है। इनका आप स्क्रीनशॉट लीजिए और इन्हें नोट डाउन ज़रूर कर लीजिएगा। तो चकित है दुख भवानी प्रसाद मिश्र जी की एक गहन आत्मविश्लेषी कविता है जिसमें कवि ने रचनाकार की सुख दुख, अपेक्षा, निराशा और स्वप्न यथार्थ के द्वंद्व को कलात्मक रूप से प्रस्तुत किया है। यह कविता हमें यह सोचने पर विवश करती है, मजबूर करती है कि कला, साहित्य और रचना जीवन को सुंदर और सार्थक बना सकते हैं, लेकिन वे सभी मानवीय पीड़ाओं का अंतिम समाधान नहीं होते हैं। इस तरह से आप इस कविता को बहुत ही बेहतर ढंग से आई होप समझ गए होंगे। अगर कोई डाउट या क्वेरी है उसके लिए कमेंट सेक्शन हमेशा ओपन रहता ही है। मैं कहती हूँ कि आपका कोई भी टॉपिक में कोई आपको इशू है तो कमेंट करिए, आपको वीडियो मिल जाएगा। तो वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। आपके सिलेबस से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर दिए गए हैं, तो आप जाकर चैनल चेकआउट करिए या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको आपके पेपर के अकॉर्डिंग सेपरेट प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, तो वहाँ से आके भी आप वीडियोस को सिंपली एक्सेस कर सकते हैं। वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। अगर वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगते हैं तो वीडियो को लाइक करना तो बनता है, अपने दोस्तों के साथ में वीडियोस को शेयर करें ताकि उनकी भी कुछ हेल्प हो पाए, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।